ओके, लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। मैंने रिसेंटली फिल्म देखी एंड आई वाज ब्लोन। भाई ये फिल्म मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आई। एंड इफ़ आई टेल यू गाइज ऑनेस्टली, मुझे ना यार ये एक्शन कॉमेडी लव इस तरह की फिल्में काफ़ी कम पसंद आती हैं बिकॉज आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक टेस्ट। एंड वो टेस्ट क्या है वो तो मैं खैर अभी नहीं बताऊंगा, बट आई वुड से दिस फिल्म इज़ वन ऑफ देम। बिकॉज इसमें जिस सटल और होलसम वे में प्यार कॉमेडी इन सब चीज़ों को दिखाया गया है ना, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी यूनिक। एंड अनलाइक बॉलीवुड देर इज़ नो ओवर एग्जैजरेशन ऑफ इमोशंस कि आप एक बैकग्राउंड म्यूजिक चला दो इमोशनल वाला ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि अच्छा अभी हमें यहाँ पे रोना है, या फिर कॉमेडी के नाम पर वो फालतू के साउंड इफेक्ट्स। आई थिंक ये सब चीज़ एक टाइम पे वर्क करती थी, बट अब सिनेमा काफ़ी इवॉल्व कर गया, ऑडियंस काफ़ी इवॉल्व कर गई है। तो अब एक सटिलिटी एक स्मार्टनेस होनी चाहिए आपकी स्टोरी टेलिंग में या कैरेक्टर डेवलपमेंट में, कि आप स्पून फीडिंग नहीं कर रहे हो कि ऑडियंस को क्या सोचना चाहिए, क्या इमोशन फील करना चाहिए, बल्कि आप कैरेक्टर इतना स्ट्रांग बनाते हो कि हर इंसान अपनी कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हर वो इमोशन वो फील कर पाए जो वो फील करना चाहता है। ओके, सो मोर ऑन दैट लेटर। अब मैं आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ द फिल्म, सेकंड विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स and the psychology of the characters, and the last but not the least, philosophy and my analysis of the film. ओके, सो मैंने काफ़ी टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पे फिल्म्स देखी है एंड आई वुडेंट से कि दिस इज़ द बेस्ट, बट आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है और इसकी विजुअल स्टोरी टेलिंग तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि काफ़ी सारे यूनिवर्सेस हैं जिसमें एक अल्फावर्स है जो काफ़ी सुप्रीम लेवल पे है इंटेलिजेंस के। तो वो एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिसमें वो एक्सेस कर सकते हैं जितने भी उनके वर्जन्स हैं अलग अलग यूनिवर्स में, उनकी स्किल सेट उनकी इंटेलिजेंस, ताकि वो और इवॉल्व कर पाए। तो उसी अल्फावर्स में वो एक लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका ब्रेन क्रैश हो जाता है हाइपर फोकस करने की वजह से। अब इस वजह से क्या होता है कि उसका ब्रेन सुपर पोजिशन अचीव करने की कैपेसिटी पे पहुंच जाता है। सुपर पोजिशन का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जितने भी सारे उसके वर्जन है अलग अलग यूनिवर्स में, वो उनकी हर स्किल सेट उनकी इंटेलिजेंस को एक्सेस कर सकती है। तो इसकी वजह से एक पावर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है अल्फावर्स के साइंटिस्ट में और उस लड़की में, क्योंकि अब वो लड़की हर इंसान को हर यूनिवर्स को खत्म करने में लग जाती है। तो अब सारा अल्फावर्स का प्लान यही है कि हम कैसे अपनी सिविलाइजेशन को बचा सकते हैं, कैसे हम उस इंसान को ढूंढे जो इसकी तरह सुपर पोजीशन अचीव कर सकता है। सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द फिल्म। अब बात करते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स क्या क्या हैं इस फिल्म में। तो एक चाइनीज अमेरिकन फैमिली है जिसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। फिल्म में और भी कैरेक्टर्स है बट प्राइमरीली इस फैमिली के अराउंड ये फिल्म घूमती है। तो इस फैमिली में जो मदर है उसका नाम एल्विन है, फादर का नाम वेमोंड है और जो उनकी बेटी है उसका नाम जॉय है। जॉय के ग्रैंडफादर हैं गोंग। तो इनका छोटा सा अपना लॉन्ड्री बिजनेस है जिसको वेमोंड और एल्विन चलाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के भी लगे हुए हैं क्योंकि इनकी आपस में भी नहीं बनती। और जो मेजर प्रॉब्लम है, जो सेंटर ऑफ द प्रॉब्लम है, वो है मदर एल्विन, क्योंकि उसकी अपनी बेटी से भी नहीं बनती, उसके अपने हस्बैंड से भी नहीं बनती और उसके रिलेशनशिप अपने फादर के साथ भी काफी खराब है। अब उसकी अपनी बेटी से इसलिए नहीं बनती क्योंकि उसकी बेटी होमोसेक्सुअल है और वो कभी ये बात एक्नॉलेज नहीं करना चाहती क्योंकि उसकी फैमिली पूरी कंजर्वेटिव है। अब उसका पति उसको डाइवोर्स देना चाहता है क्योंकि उनके बीच में काफी गैप है, वो कभी एक कॉन्वर्जेशन होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो सारे टाइम बिजी रहती है और वो सारे टाइम ऑक्यूपाइड रहती है, उसके सारे टाइम दिमाग में सिर्फ बिजनेस चलता रहता है। तो उसके पति को लगता है कि शायद अगर मैं इसको डाइवोर्स दे दूंगा तो ये मे भी खुश रहेगी और मेरा एक बोझ इसके ऊपर से कम हो जाएगा। अब एल्विन और उसके फादर के बीच की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसके फादर मेंटली थोड़े स्लो हैं, तो उसको सारे टाइम अपने फादर की चिंता लगी रहती है और वो काफ़ी बिजी रहती है और अपने फादर को अपनी बेटी की होमोसेक्सुअलिटी के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि उसके फादर की काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है। तो अब उसके पापा ये सुन के काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं और काफ़ी परेशान हो सकते हैं, तो इसलिए वो ये भी छुपाती है। ओके, अब हमको समझ में आ गया कि इस फिल्म में कौन कौन कैरेक्टर्स है और उनके आपस में क्या रिलेशन है। अब हम देखते हैं कि यार ये एग्जैक्टली ऐसे हैं क्यों, इनकी साइकी क्या है, ऐसे ये बने कैसे। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली एल्विन, वेमोंड, जॉय, गोंग, इनके अलग अलग वर्जन यूनिवर्स में प्रेजेंट है। अब ये सेम यही रिलेशनशिप शेयर नहीं करते जो ये इस यूनिवर्स में करते हैं, वहां पे ये अलग रिलेशनशिप शेयर करते हैं क्योंकि इन्होंने लाइफ में अलग अलग डिसीजन लिए हैं। तो जितने डिसीजंस इन्होंने लिए हैं, जितने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इनके डिसीजंस के हैं, उतने ही यूनिवर्सेस हैं। लाइक 1000 करोड़ यूनिवर्सेस बने हुए हैं और ये 1000 करोड़ यूनिवर्सेस में ये पैरेलली सारे उसी तरीके से सेम कैरेक्टर है बट ये रिलेशनशिप बिल्कुल सेम वो शेयर नहीं करते। तो हम बात करेंगे इस प्राइमरी यूनिवर्स की जिसमें ये सब एक फैमिली है और इनका रिलेशनशिप काफी फक्ड अप है। हम इसी यूनिवर्स की इसलिए बात करें क्योंकि फिल्म में भी यही यूनिवर्स सेंटर में है और यही इकलौता ऐसा यूनिवर्स है जो इतना खूबसूरत तरीके से
इंटरडिपेंडेंसी अमंग ह्यूमन वाले कॉन्सेप्ट को दिखाता है कि मतलब आप जो बनते हो या कोई भी इंसान कुछ भी बनता है वो सिर्फ अपने एक्शन और अपने डिसीजन की वजह से नहीं बनता, वो औरों के एक्शन और डिसीजन, उसके माँ बाप, उसके टीचर, जितने भी लोग उसके सराउंडिंग में बचपन से आज तक उसके साथ रहे हैं, उन डिसीजन का भी कुछ डिग्री उस पर इफेक्ट होता है। सो ये इतना ब्यूटीफुली इस यूनिवर्स में इस कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं कि जैसे एल्विन ऐसी एल्विन क्यों है, क्योंकि उसमें उसकी बेटी, उसके पापा, उसके हस्बैंड, इन सब का और भी बहुत सारे लोगों के डिसीजन और एक्शंस हैं, इस वजह से वो ऐसी बनती है। और उसकी डॉटर ऐसी क्यों है, क्योंकि उसमें उसके ग्रैंडफादर, उसके पापा, उसकी मदर, उन सब के एक्शन, उनके डिसीजन, उन सब का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। सेम उसके फादर, सेम उसके ग्रैंडफादर। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्राइमरी यूनिवर्स। तो अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं इस प्राइमरी यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को, और यहाँ पे ना बैक ट्रेसिंग करेंगे फ्रॉम ओल्डर जनरेशन टू यंगर, ताकि हम ये देख पाए कि वो इंटरडिपेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली लग कैसे रहा है यहाँ पे। तो जो उसके फादर हैं गोंग, अगर आप उनका कैरेक्टर थ्रू आउट द फिल्म देखोगे तो वो काफी उनके ओल्ड बिलीव्स, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, वो इतनी जल्दी किसी और पे भरोसा नहीं करते। उनका हमेशा ये रहा है कि यार वो ज्यादा बेटर जानते, ही नोज एवरीथिंग। सो इस तरीके का जो उनका एटीट्यूड है वो उनकी बेटी के ऊपर भी काफी दिखता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी बेटी के ऊपर चीजें थोपी हैं कि तुझको ये करना है। उसकी लव लाइफ को लेके उसके डिजायर, एस्पिरेशन कुछ भी नहीं सुना, हमेशा ये बताया कि मुझे पता है और मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें चलना है। और उसी वजह से एल्विन का कैरेक्टर इतना ज्यादा एजिटेटेड है और वो इतनी ज्यादा ऑक्यूपाइड है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मतलब वो अपने डिजायर्स, अपने एम्बिशंस पूरे करना चाहती है, बट शी इज हैंगिंग बिटवीन हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हर एम्बिशंस। यही उसकी लाउडनेस और अनकंट्रोल बिहेवियर अब उसकी डॉटर को भी अफेक्ट कर रहा है कि अब वो इस घर में रहना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड है। प्लस इसकी मदर इसका रिलेशनशिप को नहीं समझती, वो उसको काफी टीज करती है, इवन उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है बार बार उसकी गर्लफ्रेंड को ही, शी और इस तरीके से कंफ्यूज करके। तो ये काफी ज्यादा अगर हम देख सकते हैं तो ये चेन एक चलती आ रही है, कैसे इंटरडिपेंडेंसी है इन लोगों के कैरेक्टर और एक कैरेक्टर आर्क को बनने में। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो फादर वाला कैरेक्टर है, जो वेमॉन्ट का कैरेक्टर है, वो इतना ज्यादा लवेबल, वो इतना डिप्लोमेटिक कैरेक्टर है। हम उसको थ्रू आउट द फिल्म देखें तो वो कैसे, उसका डिप्लोमेसी का लेवल खतरनाक है भाई। मतलब कि वो कैसे चीजों को मनाता है, फाइट्स को, लोगों को कैसे इंप्रेस करना होता है, काइंडनेस उसका जो एक पूरा प्रोपोगेट करता है वो थ्रू आउट द फिल्म, और जो उसका लव वाला जो पूरा फिलॉसफी है। आई थिंक वो जो कैरेक्टर पूरे इस मेस के अराउंड है, लेकिन फिर भी वो मेंटेन करता है अपना स्टांस। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कैरेक्टर। नाउ वी हैव रीच्ड टू द फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज फिलॉसफी ऑफ द फिल्म, कि भाई एक्चुअल में फिल्म कहना क्या चाहती है, और मे बी मुझे क्या लगता है कि ये फिल्म क्या कहना चाहती है। एंड फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट थॉरली, कि ये कैरेक्टर्स, सिंबलिज्म, मेटाफर्स, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म एक्चुअल में किस तरफ इशारा कर रही है। जितनी भी मैंने मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट वाली फिल्म्स देखी हैं, उनमें यार एक दो चीजें ना हमेशा मैंने कंसिस्टेंट देखी है, कि यार ये एक तो सर्कल ऑफ लाइफ, और दूसरा एंड इज द बिगनिंग एंड बिगनिंग इज द एंड। ये डार्क सीरीज में भी थी ये वाली चीज। The beginning is the end, and the end is the beginning. एंड ये कॉन्सेप्ट मैंने हमेशा कंसिस्टेंटली, मैं ये हर मल्टीवर्स वाली फिल्म में देख रहा हूँ, और ये एक्चुअली ईस्टर्न हिंदू फिलॉसफी से भी काफ़ी रिलेट मारता है। अगर हम शिव जी के मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को देखें तो वहाँ पे भी यही है कि सर्कल ऑफ लाइफ एंड एंड इज़ द बिगनिंग, बिगनिंग इज़ द एंड, की कलयुग के बाद सतयुग आएगा। सो मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है कि ये दो पॉइंट हमेशा मल्टीवर्स की फिल्म। और अगर हम ध्यान से देखें तो जब ये फिल्म स्टार्ट होती है तो काफ़ी होलसम सा और हैप्पी फैमिली वाला सीन होता है, बट सडनली एकदम से वो चेंज होके एकदम से मेसी और वही रेज वाला सीन स्टार्ट हो जाता है। तो इट शोज कि एंड इज द बिगनिंग एंड बिगनिंग इज द एंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से यहाँ पे दिखाया जाता है। फिर हम थ्रू आउट द फिल्म वो सर्कुलर इमेज वाला बहुत देखते हैं कि हर जगह वो सर्कुलर सिंबलिज्म है, और हर कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मीनिंग बहुत डिफरेंट है। लाइक वो जो टैक्स वाली लेडी है उसका एक अपना सर्कल है, फिर जो जोबुटुपाकी एके जॉय वाला जो कैरेक्टर है उसका जो बीगल वाला सर्कल है उसका मीनिंग उसके लिए बहुत डिफरेंट है। फिर वो गूगली आइज जो वेमॉन्ट का फादर वाला कैरेक्टर है उसके लिए वो बहुत ही एक अलग डिफरेंट सिंबलिज्म है। सो ये जो सर्कल ऑफ लाइफ वाला जो कॉन्सेप्ट है पूरी फिल्म में, और एंड सबके लिए अपना अपना अलग अलग मीनिंग है। अब अगर हम जॉय की बात करें, जोबुटुपाकी, उसका जो बीगल वाला सर्कल है वो काफी नाइलिज्म और इन सब चीजों को प्रमोट करता है कि यार व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लाइफ, जिंदगी का कोई पॉइंट ही नहीं है,
जितने भी उसके मल्टीवर्स में जितने भी वर्जन्स थे सब में उसने सिर्फ पेन ही देखा है, इसलिए वो नाइलिज्म की तरफ ज्यादा ग्रेविटेट करती है, क्योंकि जिंदगी का फिर कोई पॉइंट ही नहीं है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। जब सब कुछ खत्म ही होना है तो फिर शुरू ही क्यों करना, खत्म ही रखो ना सब कुछ। सो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है सर्कल ऑफ लाइफ को देखने का। वेयर एज वेमॉन्ट जो फादर वाला कैरेक्टर है उसके लिए जो गूगली आइज है वो एक बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है। ही सेज दिस इज द सिंबल ऑफ लव। अगर ये गूगली आइज किसी को टच कर देगी तो उसको एक जीने की वजह दे सकती है। एंड आई थिंक दिस इज द ब्यूटीफुल वे टू लुक एट इट। एंड तभी वो गूगली आइज में वो ब्लैक वाला पार्ट है, क्योंकि सब्लिमिनली वो भी एक मैसेज देता है कि सब कुछ खत्म हो जाना इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइफ, बट यही एक अल्टीमेट एंड गोल नहीं है लाइफ का। अब जो एल्विन है उसके लिए सर्कल ऑफ लाइफ सिर्फ अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन जब वो अपने हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू को देखती है तब उसका पूरा नजरिया ही चेंज होता था। देन शी फील्स कि यही एक्चुअल में ट्रू मीनिंग है लाइफ का। इसी वजह से वो अपनी बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाती है और तभी सब लोग एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाते हैं। एंड दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ एम्पैथी, कि आप सामने वाले के शू में अपने आप को रख के देख सको, आप समझ सको कि उसके स्टैंड पॉइंट से वो क्या फील कर रहा है। एनीवेज ये फिल्म काफी अच्छे नोट पे खत्म होती है, बट अगेन The beginning is the end. And the end is the beginning. ऑल्सो जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि एक इंटेलिजेंट प्रेजेंटेशन है इमोशंस की, कि आप काफ़ी जगह बहुत इमोशनल भी हो जाते हो और काफ़ी जगह बहुत फनी सीन्स भी हैं। जो लॉन्च पैड वाले सीन है भाई वो तो मतलब हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे, इतने फनी सीन्स है वो। ओके दैट्स इट, दैट्स माय ब्रेक डाउन ऑफ एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। ऑल्सो कुछ सीखने को मिला होगा यार। सो सब्सक्राइब मारो, लाइक करो, वीडियो अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करके बताओ कि भाई कैसा लगा। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय।